हम सबके साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि हम फोन की स्क्रीन देख रहे होते हैं। और वो बैटरी का जो इंडिकेटर है वो ठीक 1% पे आ जाता है। हाँ, और वो लाल रंग में ब्लिंक कर रहा होता है। उस 1% को देखते ही ना अंदर एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ बंद होने वाला है, दुनिया से संपर्क बिल्कुल टूट जाएगा। और स्क्रीन काली पड़ जाएगी। मतलब हम उस 1% को बिल्कुल दी एंड मान लेते हैं। तो आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा फिलॉसफिकल और साइकोलॉजिकल नजरिया जो इस 1% वाले डर को ना पूरी तरह से पलट देता है। और ये जो नजरिया है ये काफी हद तक ओशो स्टाइल के दार्शनिक विचारों पर आधारित है। इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है ना, जब लगता है कि एनर्जी जीरो हो गई है। एग्जैक्टली जब लाइफ की बैटरी बस 1% बची है, तो वो असल में अंत नहीं होता, बल्कि वो भीतर से एक बिल्कुल नए निर्माण की शुरुआत होती है। और ये बात सुनने में शायद किसी फील गुड कोट जैसी लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी और जो रिजिलियंस है, मतलब लचीलापन, उसकी गहराई में जाएं तो ये बात बहुत साइंटिफिक लगती है। कैसे? मतलब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझाता है कि जब जीवन हर दिशा से रोकता हुआ दिखाई दे, अच्छा। जब सारे दरवाजे बंद लगे, तो वो कोई सजा नहीं है। वो दरअसल उस छिपी हुई ताकत को जगाने का एक बहुत ही सटीक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो मतलब साइकोलॉजी भी यही मानती है? हाँ, मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब इंसान के सारे बाहरी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उसका दिमाग एक सर्वाइवल मोड से निकलकर सीधे क्रिएटिव मोड में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। ओह, वाव। टूटना किसी पुरानी इमारत के ढहने जैसा है, ताकि वहां एक नई और ज्यादा मजबूत नींव रखी जा सके। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई में समझते हैं, क्योंकि जब हम ये मान भी लेते हैं कि टूटना अंत नहीं है, तब भी एक बहुत बड़ी दीवार रास्ते में आ खड़ी होती है। और वो दीवार है असफलता का डर। है ना? बिल्कुल, असफलता का डर। आज हम जिस टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं, उसमें बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि असफलता पतन नहीं है, बल्कि एक शिक्षा है। सही बात है। और डर को केवल मन की छाया बताया गया है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। अच्छा। हाँ, मतलब अगर डर केवल एक परछाई है या छाया है, तो वो इतने सारे लोगों को पूरी तरह से पैरालाइज कैसे कर देता है? मैं इसे बचपन वाले उस शैडो पपेट के उदाहरण से देखती हूँ। अरे वो दीवार पर हाथ से परछाई बनाने वाला खेल। हाँ हाँ, वही। जब दीवार पर हाथों से परछाई बनाते हैं और हाथ को रोशनी के बहुत करीब ले जाते हैं, तो वो छोटी सी चीज दीवार पर एक बहुत विशाल और डरावने राक्षस जैसी लगती है। अगर वो डर सिर्फ एक भ्रम है, तो उसका असर इतना असली क्यों होता है? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। और इसका जवाब ना हमारे इवोल्यूशन या विकासवाद में छिपा है। हाँ? हमारा दिमाग इस तरह से वायर्ड है कि वो किसी भी खतरे को, चाहे वो असली हो या ख्याली। हाँ, चाहे ख्याली ही क्यों ना हो, उसे बहुत बड़ा करके देखता है। हम्म जंगल में अगर कोई परछाई दिखती थी, तो इंसानी दिमाग उसे सीधे शेर मान लेता था, एग्जैक्टली। क्योंकि वहां शायद कुछ नहीं है, सोचना जानलेवा हो सकता था। एग्जैक्टली। आज हम जंगल में नहीं हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो ही है। इसलिए जब भी कोई नई शुरुआत करने की बात आती है, तो फेल होने का डर दिमाग को किसी शेर के हमले जैसा महसूस होता है। मतलब दफ्तर में कोई खराब प्रेजेंटेशन देना या कोई नया बिजनेस शुरू करके उसमें नुकसान उठाना। हाँ, वो सब दिमाग के लिए शेर के हमले जैसा ही है। दिमाग का वो हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो खतरे का अलार्म बजा देता है। ओह, अच्छा। लेकिन यहीं पर इस फिलॉसफी का वो मन की छाया वाला कंसेप्ट काम आता है। हम्म जैसे जैसे हम उस रोशनी की तरफ, मतलब सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो वो परछाई अपने आप छोटे होने लगती है। बिल्कुल, जब हम उस डर का सामना करते हैं, तो दिमाग को ये डेटा मिलता है कि ओह, ये तो शेर नहीं था, ये तो बस एक खराब प्रेजेंटेशन थी, मैं अभी भी जिंदा हूं। तो कठिनाइयां असल में हमारी दुश्मन नहीं है, वो बस ये बताने आती हैं कि हम उस रोशनी या हकीकत से कितना दूर खड़े हैं। एकदम सही। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। हम्म। लेकिन इसी टेक्स्ट में एक और बात कही गई है जो शायद थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे। कौन सी बात? इसमें कहा गया है कि चोट लगने पर आंसू आना कमजोरी नहीं है, बल्कि वो भीतर का बोझ हल्का करते हैं। हाँ, ये तो है। अब अगर हम आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या असल दुनिया की बात करें, तो वहाँ रोने या इमोशनल होने को बहुत बड़ी कमजोरी माना जाता है। बहुत ज्यादा। अगर कोई अपने फेलियर पर टूट जाए, तो लोग उसे अनप्रोफेशनल या कमजोर मान लेते हैं। तो ऐसे में ये फिलॉसफी रियल वर्ल्ड में कैसे टिकती है?
ये काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल है, लेकिन इसे साइकोलॉजी के नज़रिए से देखना होगा। जब इंसान अपने इमोशंस को, अपने आंसुओं को ज़बरदस्ती रोकता है ना, तो उसे उस भावना को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लोड खर्च करना पड़ता है। मतलब मानसिक ऊर्जा? खर्च हो जाती है। बाप रे, ये तो सच है। ये विचार हमें समझाता है कि आंसू आना ना किसी सिस्टम के रीसेट होने जैसा है। जब वो भारीपन आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, तब इंसान उस डर की छाया से बाहर निकलकर साफ दिमाग से सोच पाता है। ये एक नदी के उस उदाहरण की तरह है जिसका जिक्र इस टेक्स्ट में किया गया है। जब नदी बहती है और उसके रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर आते हैं तो तो वो वहां रुककर पत्थरों से शिकायत नहीं करती। बिल्कुल, या रोने नहीं बैठती कि रास्ता बंद हो गया। वो उन पत्थरों के बीच से ही अपना मार्ग बना लेती है। हाँ, पत्थरों का काम नदी को रोकना नहीं है, बल्कि उसे एक नई दिशा देना है। तो हर संघर्ष, हर आंसू इंसान को एक नया आकार ही देता है। सही कहा, पत्थरों से टकराकर ही नदी में वो बहाव और वो शोर आता है जो उसे जिंदा रखता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी। क्या? नदी का पत्थरों से रास्ता बनाना या इंसान का अपने डर से बाहर आना, ये सब एक दिन में तो होता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें वक्त लगता है। हाँ, तो जब ये बात साफ हो जाती है कि डर केवल एक मानसिक भ्रम है, हम्म, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि इस डर को पार करके एक्चुअल सक्सेस तक कैसे पहुंचा जाए, और मज़े की बात यह है कि इसका उत्तर किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं है। या रातों रात मिलने वाली सफलता में भी नहीं है। नहीं, इसका उत्तर निरंतरता में है। हाँ, और यहीं पर कंसिस्टेंसी की बात आती है। इस फिलॉसफी में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, एक किसान का। हाँ, वो बीज बोने वाला उदाहरण। सही, किसान जमीन में बीज बोता है, पानी देता है और फिर पूरे धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है। वो हर सुबह उठकर मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें, वही तो मैं कह रही थी, ये तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है ना। आज तो अगर फूड डिलीवरी ऐप पर डिलीवरी वाला मैप में एक गलत टर्न ले ले तो धड़कनें तेज हो जाती हैं कि खाना 5 मिनट लेट हो जाएगा। बिल्कुल, हमें एक क्लिक पर सब कुछ चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसे में इस तेज रफ्तार दुनिया में इस किसान के धैर्य वाले मॉडल को अपनाना क्या सच में प्रैक्टिकल है? ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात है ना, ये पूरी तरह से हमारे दिमाग के डोपामाइन लूप से जुड़ी है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने ऐसा कर दिया है। हाँ, हमें बिना मेहनत के तुरंत रिवॉर्ड चाहिए होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम जीवन के बड़े लक्ष्यों की बात करें, तो वहां ये मॉडल बुरी तरह फेल हो जाता है। मतलब ये शॉर्टकट बड़े गोल्स में काम नहीं आते। एग्जैक्टली। ये जो किसान वाला मॉडल है, वो केवल व्यवहारिक ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इस टेक्स्ट में बहुत गहराई से इस बात पर जोर दिया गया है कि जो सफलता जल्दी मिल जाती है ना, जिसके लिए इंसान ने इंतजार नहीं किया होता। हाँ, वो सफलता अक्सर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। बोझ कैसे? मतलब सफलता तो हर कोई चाहता है, वो बोझ कैसे बन सकती है? हम्म इसे ऐसे समझें, कई बार हम देखते हैं कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं, वे कुछ ही सालों में वापस उसी आर्थिक स्थिति में आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या शायद उससे भी बदतर हालत में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस करोड़ों रुपए को या उस बड़ी सफलता को संभालने के लिए जिस कैरेक्टर, जिस अनुशासन की जरूरत होती है, वो रातों रात नहीं बनता। अच्छा, मतलब वो कैरेक्टर उस संघर्ष से बनता है। हाँ, जब किसान प्रतीक्षा कर रहा होता है और बाहर जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी भीतर जड़ें गहरी हो रही होती हैं। संघर्ष कोई सजा नहीं है। संघर्ष वास्तव में एक तैयारी है। बिल्कुल, एक तैयारी है। ये बहुत ही पावरफुल नजरिया है। मतलब अगर रातों रात सफलता मिल भी जाए तो इंसान का कैरेक्टर इतना मजबूत नहीं होता कि वो सफलता का वजन सह सके। तो ये जो कैरेक्टर है या ये जो आत्मविश्वास है, वो बनता कैसे है? ये बनता है अनुशासन से। डिसिप्लिन से। हाँ, ये आता है खुद से किए गए उन छोटे छोटे वादों को निभाने से, जो कोई और नहीं देख रहा होता। मोटिवेशन या प्रेरणा तो बहुत ही क्षणिक चीज है। हाँ, आज है कल नहीं। हाँ, जब मन अच्छा हो तब काम करना मोटिवेशन है। लेकिन जब बिल्कुल मन ना करे, मौसम खराब हो, शरीर थका हो और फिर भी इंसान अपने तय किए हुए काम को करे, तो वो अनुशासन है। एग्जैक्टली। ये विचार कहता है कि सफलता बहुत चुपचाप आती है। सुबह जल्दी उठने में आती है। हाँ, बिना किसी शोर शराबे के लगातार काम करने में आती है। दुनिया तो केवल वो खिला हुआ फूल देखती है, लेकिन वो उन अंधेरी रातों की मेहनत को नहीं जानती जब बीज मिट्टी के भीतर खुद को तोड़ रहा होता है। बिल्कुल। हम अक्सर केवल जलता हुआ दीपक देखते हैं, पर उस तेल और बाती पर किसी का ध्यान नहीं जाता जो चुपचाप जल रहे होते हैं।
लेकिन जब कोई इंसान इस लंबे रास्ते पर चलने का फैसला करता है ना, तो एक बहुत बड़ी बाहरी अड़चन आती है। दुनिया का शोर। हाँ, लोग बातें करते हैं, ताने मारते हैं, बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं। और यकीन मानिए यही वो पॉइंट है जहां अच्छे अच्छे लोग जो बहुत अनुशासित भी होते हैं, वे भटक जाते हैं या गिव अप कर देते हैं। इसी बात को एड्रेस करते हुए इस टेक्स्ट में कहा गया है कि जो इंसान कुछ नया करने निकलता है, तो भीड़ पहले उसका मजाक उड़ाती है। और फिर जब वो सफल हो जाता है तो वही भीड़ तालियां बजाती है। बिल्कुल। और हमें ये सलाह दी जाती है कि लोगों की बातों पर मौन रहें और अपने काम को बोलने दें। लेकिन सच कहूं तो जब चारों तरफ से आलोचनाओं का शोर हो रहा हो, तो मौन रहना लगभग नामुमकिन लगता है। बहुत मुश्किल होता है। अंदर से गुस्सा आता है कि सबको जवाब दिया जाए। मैं इसे समुद्र में सेलिंग के नजरिए से देखती हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब जब एक नाव समुद्र में होती है, तो तेज विरोधी हवाएं उससे टकराती हैं। अब एक कच्चा नाविक उन हवाओं से चिढ़ सकता है, उनसे लड़ सकता है। लेकिन एक कुशल नाविक। वो हवाओं को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो अपनी पाल को या अपनी सेल को कुछ इस तरह से एडजस्ट करता है कि वही विरोधी हवा उसे उसकी मंजिल की ओर धकेलने लगती है। अरे वाह, ये सेलिंग वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। नाविक हवा से बहस नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि हवा को जवाब देने से नाव आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। यही बात हमें ये फिलॉसफी सिखाती है, प्रतिक्रिया कम, निर्माण अधिक करो। मतलब रिएक्ट कम करो और बनाओ ज्यादा। बिल्कुल। इंसान अपनी सारी ऊर्जा हर बहस जीतने में खर्च कर सकता है, लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, इस टेक्स्ट में एक और बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति हीरे की पहचान नहीं रखता। कई लोग उसे पत्थर समझकर ठोकर मार देते हैं। सही बात है। अब अगर कोई हर उस व्यक्ति को पकड़कर समझाने बैठ जाए, तो उसकी अपनी मंजिल तक कब पहुंचेगा? यानी अगर हम दुनिया की हर आवाज का जवाब देने लगेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हम अपनी ही आंतरिक आवाज को खो देंगे। हाँ, हमारा सारा फोकस इस बात पर शिफ्ट हो जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, बजाय इसके कि मुझे क्या बनाना है। एकदम सही। और इंसान की ऊर्जा लिमिटेड होती है। तो उसे तय करना है कि वो ऊर्जा सफाई देने में लगानी है या अपने लक्ष्य की नींव मजबूत करने में। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा भ्रम है, तुलना या कंपैरिजन का भ्रम। हम दूसरों के हाईलाइट रील को देखकर अपने बिहाइंड द सीन से उसकी तुलना करने लगते हैं। अरे हाँ, इस तुलना को लेकर ना इसमें फूलों का एक बहुत ही सुंदर विजुअल उदाहरण है कि हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। हाँ बिल्कुल। कुछ फूल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खिल जाते हैं, तो कुछ रात के घने अंधेरे में अपनी महक बिखेरते हैं। हम रात की रानी के फूल की तुलना सूरजमुखी से तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की टाइमलाइन अलग है, दोनों का मौसम अलग है। प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी ही कल के रूप से होनी चाहिए। और जब इंसान ये बात गहराई से समझ लेता है हम्म। और दूसरों से अपनी तुलना बंद कर देता है, तो वो अक्सर खुद को थोड़ा अकेला पाता है। क्योंकि अब वो उस शोर मचाती भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। एग्जैक्टली। लेकिन ये फिलॉसफी इस अकेलेपन को कोई नेगेटिव चीज हम्म। या दुख नहीं मानती। तो क्या मानती है? वो इसे एक डीप ट्रेनिंग या सेल्फ डिस्कवरी का वक्त मानती है। ये वो समय है जहां इंसान बाहरी दुनिया के शोर से कटकर वास्तव में खुद से मिलता है। जब दुनिया की आवाजें म्यूट हो जाती हैं, तभी इंसान अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचान पाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही लिबरेटिंग या आजाद करने वाला विचार है। क्योंकि जब हम बाहरी शोर और दूसरों की तय की हुई टाइमलाइन से मुक्त होकर अपनी इस आंतरिक यात्रा पर चलते हैं, तो हम धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां सफलता या जीत की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल चुकी होती है। और जीत की परिभाषा का ये जो शिफ्ट है ना, वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल है। क्योंकि आमतौर पर हम जीत को कैसे देखते हैं? कोई ट्रॉफी, कोई बड़ा बैंक बैलेंस या लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट। हाँ, यही तो सक्सेस मानी जाती है। लेकिन इस फिलॉसफी के अनुसार अंतिम जीत ये सब नहीं है। आदमी पहले अपने भीतर जीतता है और फिर वो जीत बाहर की दुनिया में दिखाई देती है। मंजिल कोई लोकेशन नहीं है। मंजिल कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड या भीतर की अवस्था है। इंसान वहां पहुंचता ही तब है जब वो भीतर से उस मंजिल के लायक बन चुका होता है। इससे ना एक बहुत ही तीखा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या हम सच में मंजिल चाहते हैं या हम सिर्फ उस मंजिल का ग्लैमर चाहते हैं? क्या बात है! बहुत सही सवाल है। क्या हम उन आदतों, उस बोरिंग रूटीन और उस दर्द को अपनाने के लिए तैयार हैं
जो उस मंजिल तक जाती है। क्योंकि दुनिया हमेशा अंतिम परिणाम देखती है। वो देखती है कि कोई व्यक्ति सीईओ बन गया या किसी ने मेडल जीत लिया। लेकिन आत्मा उन क्षणों को जानती है जब वो इंसान बुरी तरह टूट सकता था, जब सब कुछ छोड़कर भाग जाना सबसे आसान विकल्प था, पर फिर भी वो डटा रहा। और इस फिलॉसफी के अनुसार वो मोमेंट जब आप टूटने से बच गए, वही वास्तव में असली कमाई है। इसे अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझें हाँ, बताइए। तो ये किसी बहुत ही हैवी और एडवांस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जैसा है। मान लीजिए आप एक बहुत ही पावरफुल सक्सेस 2.0 नाम का प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर पुराना है, उसका हार्डवेयर अपडेटेड नहीं है, उसमें वायरस भरे हैं, तो वो बड़ा सॉफ्टवेयर उस सिस्टम को पूरी तरह से क्रैश कर देगा। वो उसे चला ही नहीं पाएगा। अरे वाह, ये बहुत सटीक है। तो जो बात यहाँ कही जा रही है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये सारा रिजेक्शन, ये सारा संघर्ष असल में हमारे इस हार्डवेयर को अपग्रेड करने का तरीका है, ताकि जब वो बड़ी सफलता, वो हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो, तो हमारा कैरेक्टर क्रैश ना हो, वो उसे ग्रेसफुली संभाल सके। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। संघर्ष ही वो हार्डवेयर अपडेट है और यही हमारी असली तैयारी है। असली तैयारी केवल जीत के बाद की स्पीच लिखना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली तैयारी ये है कि जब जीत हमारे दरवाजे पर आए तो हम इतने विनम्र हों कि अहंकार हमें न डुबाए। और अगर किसी दिन हार का सामना करना पड़े तो हमारा माइंडसेट इतना स्थिर हो कि वो हार हमें डिप्रेशन में ना धकेल दे। दुनिया केवल नतीजा देखती है, लेकिन जिसने अपने भीतर की जंग जीत ली है, वो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ट्रॉफी वो सफर है जिसने उसके कैरेक्टर को शेप किया है। क्योंकि जीत अक्सर उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जो अंत तक मैदान में डटा रहता है। इस पूरी चर्चा ने वाकई में सफलता और असफलता को देखने का पूरा चश्मा ही बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। अगर हम आज के इस डीप डाइव के कुछ मुख्य टेकअवेज को समेटें तो हमने देखा कि असफलता को एक एंड पॉइंट की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी एजुकेशन की तरह देखना चाहिए। और डर वास्तव में एक बायोलॉजिकल छाया है जो एक्शन लेते ही सिकुड़ जाती है। साथ ही हमने उस साइलेंट पावर को भी समझा जो मोटिवेशन से नहीं बल्कि अनुशासन और निरंतरता से आती है। किसान की तरह अपनी खुद की टाइमलाइन पर विश्वास करना और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लूप से बाहर निकलना। और सबसे अहम बात, बाहरी दुनिया के शोर के बीच अपनी आंतरिक आवाज को बचाए रखना, क्योंकि जो सफलता बिना कैरेक्टर बिल्ड किए मिलती है वो एक सजा बन सकती है। बिल्कुल। और ये सब केवल किसी बड़े लाइफ गोल जैसे कोई कंपनी बनाने या माउंट एवरेस्ट चढ़ने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे रोजमर्रा की हर चुनौती पर लागू होता है। हाँ, शायद किसी के दफ्तर में कल कोई मुश्किल मीटिंग हो, शायद कोई नया स्किल सीखने में बार-बार फेलियर मिल रहा हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हों। ये विचार हमें सिखाता है कि हर रात के बाद, हर ब्रेकडाउन के बाद सुबह उठकर खुद से बस एक बात कहनी है, मैं फिर उठूंगा। और जब इंसान ये संकल्प लेता है ना, जब वो हार मानने से इनकार कर देता है, तो उसका माइंडसेट अपने आप शिफ्ट होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती जो सूर्योदय को रोक सके। बिल्कुल सही। तो इसी विचार से मैं आज की इस डीप डाइव का अंत एक ऐसे सवाल के साथ करना चाहूंगी जो शायद हमारे सोचने के तरीके को थोड़ा और चैलेंज करे। बताइए, वो क्या सवाल है? इस टेक्स्ट में कहा गया है कि अक्सर सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। हम आमतौर पर इस अंधेरे को, इस बुरे वक्त को बस एक खराब फेज मानकर किसी तरह उससे बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। हाँ, यही होता है। लेकिन जरा सोचिए, मेरा मतलब है जरा सोचिए, क्या हो अगर वो अंधेरा केवल एक बुरा समय ना हो? क्या हो अगर वो अंधेरा असल में वो उपजाऊ मिट्टी हो जिसमें हमारे कैरेक्टर और सफलता की जड़ें अपनी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत कर रही हों? ये सोचने का एक बहुत ही गहरा नजरिया है। और इसे ऐसे भी देखिए, क्या हो अगर जिन क्षणों में हम खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ महसूस करते हैं, ठीक उसी समय हमारे भीतर का दिशा सूचक यंत्र
यानी हमारा कंपास सबसे सटीक रूप से कैलिब्रेट हो रहा हो। वाओ! शायद जब हमारी लाइफ की बैटरी 1% पर आकर लाल रंग में ब्लिंक करती है तो वो हाँ। सिस्टम के खत्म होने का अलार्म नहीं है। वो बैकग्राउंड में चल रहे फालतू शोर को बंद करने का नोटिफिकेशन है। एग्जैक्टली ताकि हमारी बची हुई ऊर्जा उस एक सबसे जरूरी काम में लग सके, यानी खुद को दोबारा बनाने में। ताकि एक बिल्कुल नई और मजबूत शुरुआत हो सके। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत गहराई से विचार किया जा सकता है। आज की चर्चा में बस इतना ही।